सब्सक्राइब कीजिए कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैप्टन बत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो चैप्टर हमने टेकअप किया उसमें पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि किसी भी समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर क्वांटिटी है, या हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स, रियल नंबर्स, टू दी टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस एंड इवन मोर देन दैट। कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तविक संख्याओं का ही एक बीजगणितीय विस्तार है यूक्लिडियन स्पेस ऑफ 2D में, और जो कि वेक्टर स्पेसेस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है और इससे भी कहीं ज़्यादा। तो हम लोग जब 2 डायमेंशनल स्पेस में इसको स्टडी करते हैं तो हमारे पास यूक्लिडियन स्पेस में किसी भी पॉइंट को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की मदद से दिखाते हैं। जैसा हम लोगों ने देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम z = x + iy के फॉर्म में लिखते हैं तो x इसका रियल पार्ट रियल एक्सिस पर और y इसका इमेजिनरी पार्ट होता है जो इमेजिनरी एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो z = x + iy की अगर हम बात करें तो यह एक तरीके से कार्टेशियन फॉर्म है, क्योंकि इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x और y का इस्तेमाल होता है। तो क्या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का यही एक तरीका है? क्या यही एक मेथड है जिससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कार्टेशियन फॉर्म के अलावा पोलर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो क्या चीज़ है हम लोग इसको देखेंगे यहाँ कि z = x + iy में जहाँ OP वेक्टर, जैसा हमने पहले ही बताया है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करता है, और पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x y है, इसमें x इसका रियल पार्ट है जो ON से दिखाया जा रहा है इस राइट एंगल ट्रायंगल ONP में, और PN जो है इसके y पार्ट को दिखाता है जिसे हम लोग इमेजिनरी पार्ट भी कहते हैं, यानी इसका y कोऑर्डिनेट है। तो इसको हम x, y के रूप में दिखा सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ पर ये देखना है कि क्या इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मैग्नीट्यूड देखिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, OP, ये इसका मैग्नीट्यूड है मॉड z जो हम पढ़ चुके हैं, और इसका आर्गुमेंट जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, आर्गुमेंट या कोणांक जिसे कहते हैं, वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर OP का रियल एक्सिस के पॉजिटिव साइड से जो एंगल है वो उसको कहते हैं। तो रियल एक्सिस की पॉजिटिव साइड इस साइड में है, इससे जो एंगल है वो क्या है, थीटा। तो ये जो दो कंपोनेंट है जिसमें इसका मैग्नीट्यूड है मॉड z और इसका एंगल है थीटा। तो हम ये देखने जा रहे हैं कि वाकई में अगर हमें x और y के बजाय केवल इसका मॉडुलस और इसका आर्गुमेंट यानी एंगल दे दिया जाए तो हम इसको वही कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं जो x और y की मदद से करते हैं। उसकी वजह है, जरा इस राइट एंगल ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए। तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखें तो हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे कि x y का मॉड z और थीटा से क्या रिलेशन है। बिल्कुल जैसे ही ये रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा हम इजीली देख सकते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम विदाउट x एंड y यानी मॉड z और थीटा में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ON/OP, बेस इज टू हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण भी कह सकते हैं। ये क्या होगा, कोसाइन ऑफ थीटा। तो ON = क्या हो जाएगा, OP cos थीटा। ON क्या है, x, OP कितना है, इसको हम लोग इसका मॉडुलस कहते हैं, केवल ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो मॉड ऑफ z cos ऑफ थीटा। अगर हम इसी तरीके से इस आर्म को ले लें PN जो इसका परपेंडिकुलर है और अपॉन OP कर दें तो PN/OP साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेन्यूस यानी लंब बटे कर्ण है। तो ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा। सो PN = OP साइन थीटा। तो PN कितना है, y, और OP कितना है, मॉड z, तो y = मॉड z साइन थीटा। अगर हम x और y को यहाँ से मॉड z cos थीटा में हमने x को रिप्लेस कर दिया और y को हमने मॉड z साइन थीटा में रिप्लेस कर दिया, इसको उठाकर हम इसमें रखें तो मॉड z cos थीटा और प्लस मॉड i टाइम्स ऑफ मॉड z साइन थीटा। जैसे इसमें मॉड z बाहर निकाल लें तो क्या ये मॉड z विदिन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i साइन थीटा जैसा नहीं है? तो आप देख सकते हैं x + iy लिखिए, चाहे अगर मॉड z और आर्गुमेंट में यानी मॉडुलस और आर्गुमेंट में मॉड z टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस i साइन थीटा लिखिए, बिल्कुल सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यही इसका पोलर फॉर्म कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज
पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, यही इसका ध्रुवीय रूप है। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो उसका एक कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं x, y, जहाँ x इसका रियल पार्ट, y इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। उसी तरह से हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म को अगर दिखाना चाहें, पोलर कोऑर्डिनेट को दिखाना चाहें, तो हम उसमें पहला कोऑर्डिनेट x की जगह मॉड z लिखेंगे और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, उसका थीटा, यानी आर्गुमेंट जिसे कहते हैं। इससे जो है हम लोग ये समझ जाते हैं कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड z है और जिसका आर्गुमेंट थीटा है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ये OP वेक्टर ही होगा। और आप देख सकते हैं कि ये रिलेशन एकदम 100% करेक्ट है। तो हम अगर मॉड z कामा थीटा लिख दें तो यही इसका ध्रुवीय निर्देशांक कहलाएगा। और इसमें जो O कहलाता है, इस टर्म्स में इसको हम लोग पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। जैसे यूँ समझ लिया जाए कि ये एक थ्रेड है, एक धागा है, जिसको हमने ऐसे पॉइंट O पे बांध के ऐसे खींच दिया। अगर मैं इसको देखूं तो ये इससे एक एंगल थीटा बना रहा है और इसकी लेंथ क्या है, मॉड z। हम इसको अगर घुमाएंगे ऐसे इसी प्लेन में तो इसका आर्गुमेंट बदलता चला जाएगा और जबकि इसकी मैग्नीट्यूड वही रहेगी। तो हम लोग पहले इस पर एक साधारण सा एक एग्जांपल करके देखेंगे कि ये किस तरह से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा सकते हैं पोलर फॉर्म में। इसी को यूलर्स ने एक सिंपलर इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने ये पाया कि e की पावर i थीटा की जो वैल्यू है वो cos थीटा प्लस i साइन थीटा के इक्वल होती है और e टू द पावर माइनस i थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा माइनस i साइन थीटा। ये यूलर्स ने इस्टेब्लिश किया, आपको प्रूव भी किया जा सकता है, बट आप लोगों के स्कोप में नहीं है कि आप इसे प्रूव करें यहाँ। तो अगर हम cos थीटा प्लस i साइन थीटा की जगह e टू द पावर i थीटा लिख दें यहाँ से, तो यही जो है यूलर्स फॉर्म के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग एक छोटा सा उदाहरण करके देखते हैं कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारी आइडिया क्लियर हो जाएगी। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, और एग्जांपल ये है, राइट डाउन द पोलर फॉर्म of a complex number z is equals to 1 plus अंडर रूट 3i। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहला काम करना है, हम ज्योमेट्रिकली जानते हैं, फिर भी आप लोगों को एक बार रिकैप कर रहे हैं कि जैसे x की वैल्यू अगर हम देखें तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई से अगर हम कंपेयर करें इसको 1 प्लस रूट 3i को, तो हम देख सकते हैं कि x इसका रियल पार्ट है, x 1 है, यही इसका रियल पार्ट है z का, और y की वैल्यू अंडर रूट 3 है, जिसे हम इसका काल्पनिक भाग यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहेंगे। ये हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं। तो x की जगह हम लोग 1 यूनिट, ये मान लीजिए x इक्वल्स टू 1 है, और y में हम लोग रूट 3 यूनिट इसको ले लेते हैं। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया z इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3i। ऑब्वियस सी बात है, इस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होंगे 1 कामा रूट 3। ठीक है बच्चों, हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना, तो पोलर फॉर्म में दो चीज़ें चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए, इसका मॉड चाहिए और थीटा चाहिए। तो चूंकि मॉडुलस इसका क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा मॉड z इक्वल्स टू क्या पढ़ रखा हम लोगों ने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसे हम लोग कह सकते हैं अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 3 स्क्वायर इज 3 प्लस 1 दैट इज 4, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा बच्चों कि मॉड z की वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, 2। तो आप लोगों को मैंने अभी भी बताया है कि इसमें जो है ये x कामा y है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। अगर हमें पोलर में चाहिए तो इसका एक कोऑर्डिनेट मॉड चाहिए, मॉड z, और दूसरा क्या चाहिए, इसका आर्गुमेंट यानी थीटा। चलिए हम लोग आर्गुमेंट की बात करते हैं। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए हम इसका मान लेते हैं एंगल ये थीटा है। तो हम लोग अब आर्गुमेंट निकालने जा रहे हैं, आर्गुमेंट ऑफ z, या जिसे हम लोग आर्ग z भी कहते हैं, कभी कभी कुछ लोग इसे एम्पलीट्यूड z भी कह देते हैं, एक ही चीज। तो आर्गुमेंट z क्या है, थीटा। सिंस tan थीटा की जो वैल्यू है
tan थीटा ही हम इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ही दिया हुआ है, तो हम इसी के टर्म्स में निकालेंगे। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज टू बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, pn, और इसमें बेस कितना है, om। तो pn की वैल्यू कितनी है, √3, और बेस कितना है, 1 यूनिट। तो tan थीटा की वैल्यू अगर √3 है तो बताइए मुझे tan थीटा कितने पर √3 होता है, थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 60 डिग्री। और 60 डिग्री की वैल्यू अगर रेडियस में हम लोग निकालें तो दिस इज π/3 है ना। पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 180 * 3 60 डिग्री। डिग्री में कहेंगे तो 60 डिग्री बोलेंगे, और अगर रेडियंस में बोलेंगे तो इसे π/3 रेडियन में बोलेंगे। तो ये तो mod z, थीटा में हम लोग इसका पोलर कोऑर्डिनेट बच्चों लिखेंगे 2, π/3। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा जिसकी लेंथ 2 यूनिट की और 60 डिग्री, 60 डिग्री रियल एक्सिस से, रियल एक्सिस यानी वास्तविक एक्सिस से 60 डिग्री पर 2 यूनिट लंबाई का, ये ऐसे समझिए 2 यूनिट लेंथ का, और कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे, π/3। तो इसका कोऑर्डिनेट जो लिखा जाता है वेक्टर OP यानी जो z है, इसका लिखा जाता है 2 यानी mod z, थीटा। इसे हम लोग mod z, थीटा भी कहते हैं। तो चाहे आप इस तरह से भी जाए तो भी इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इससे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप कर दें कन्वर्सली, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी जानते हैं, 1 यूनिट। बेस यानी ये इसका रियल पार्ट इतना है, और ये जो लेंथ आएगा वो वाकई में √3 के बराबर ही आएगा। इसको इस तरह से समझा जाए कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लेंथ और आर्गुमेंट ले लें तो वाकई में वही कॉम्प्लेक्स नंबर हम रिप्रेजेंट कर देंगे जो हमने x, y के रूप में एक्सप्रेस किया था। बस दोनों का इक्विवेलेंस ही पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा बच्चों कि जो इसका थीटा है या आर्गुमेंट है, इसी को हम लोग r/z भी कह देते हैं, इतना है। तो पोलर फॉर्म क्या कहता है, देयरफॉर पोलर फॉर्म में आप कैसे लिखते हो, पता है ना पोलर फॉर्म कैसे लिखा जाता है। पोलर फॉर्म में या ध्रुवीय रूप में लिखते हैं z = mod z, ठीक है, विद इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए बताइए mod z का वैल्यू कितना है, 2, cos थीटा की वैल्यू कितनी आई अभी अभी, π/3 प्लस i sin π/3। तो इस तरह से हम z = 1 + √3i, यही हमारा पोलर फॉर्म है, यही हमारा पोलर फॉर्म है। यानी कहने का मतलब है कि चाहे आप इसे 1 + √3i बोले, है ना, जो हम लोगों ने लिया था a 1 + √3i, यानी दिस इज इक्वल्स टू 1 + √3i। आप सॉल्व करके देख लीजिए, cos π/3 sin π/3 की वैल्यू रख लीजिए, वही वैल्यू मिलेगी। अच्छा यूलर्स आप इसको क्या लिखेंगे, हाँ यूलर्स फॉर्म क्या है, यूलर्स फॉर्म क्या है, अभी आपने देखा cos थीटा प्लस i sin थीटा की जगह क्या रखते हैं, e⁻i थीटा। तो यूलर्स फॉर्म होगा z = 2 टाइम्स ऑफ e⁻i थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, π/3। ये दरअसल हम अगर इसको कंपेयर करें तो ये है mod z e⁻i टाइम्स ऑफ थीटा, का मतलब होता है आर्गुमेंट ऑफ z। अब कोई ये पूछ सकता है कि आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस बहुत क्लियर है। कार्टेशियन फॉर्म में z = 1 + √3i में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का न तो मॉडुलस देखकर समझ में आता है और न तो इसका आर्गुमेंट देखकर समझ में आता है। आर्गुमेंट का मतलब होता है डायरेक्शन, मॉडुलस का मतलब होता है उसकी मैग्नीट्यूड। तो इस फॉर्म की विशेषता यह है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में या यूलर्स फॉर्म में लिख देते हैं तो उसका मॉड और आर्गुमेंट दोनों पता चल जाता है, और ये बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर से डील करते वक्त। तो इसकी बेनिफिट है। दूसरी चीज़ ये होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब कभी भी प्रोडक्ट करना हो, जब कभी भी उनका रेशियो लेना हो, तो इस फॉर्म में हम लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं, जबकि कार्टेशियन फॉर्म मेक्स इट डिफिकल्ट। तो अब हम लोग आइए इसके आगे देखते हैं, अगले बिल पर हम लोग आते हैं कि ऐसे पोलर फॉर्म और यूलर्स फॉर्म को अगर हम लिख सकते हैं तो अगर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोगों को मिल जाए तो उनको हम किस तरह से डील कर सकते हैं। विवेक विवेक
तो बच्चों जैसा हम लोगों ने अभी एक पोलर फॉर्म कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हम लोगों ने देखा और उसमें ये देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर पोलर फॉर्म हमें देखना है तो उसका मॉडुलस चाहिए और उसका आर्गुमेंट चाहिए। ऑब्वियसली मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने का जो अप्रोच है, जो तरीका है, वो हम लोगों ने देखा कि मॉड ऑफ जेड निकालना है तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताया तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड टू द होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू द होल स्क्वायर आसानी से निकल जाएगा। आर्गुमेंट निकालने में अभी लोगों ने बहुत बेसिक बात देखी है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं तो हम बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल से, जैसे अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें कि जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो एक्स है वो हमारा ये रहा ओ एन और वाई हमारा जो है ये रहा पी एन। तो हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे वाई ओवर एक्स यानी पी एन ओवर ओ एन से। लेकिन ये जो हमारा तरीका है एंगल निकालने का, तो ये हमारा जो तरीका एंगल निकालने का है, ये अगर अदर केसेस जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में पाएंगे, अगर ऐसा निकालेंगे तो हमें डिफ़िकल्टी होगी निकालने, क्योंकि एंगल्स 90 से ज़्यादा होंगे, 180 से ज़्यादा होंगे, या कितना एंगल दे देगा डिपेंड करेगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके पहले लेक्चर में हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो कुछ भी हो सकता है, कितना भी एंगल रोटेट कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा थोड़ी। 360 720 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2n पाई टाइम्स प्लस इन्फिनिटी, या इधर से घुमा दे तो माइनस 90 माइनस 180 माइनस 270 करते हुए कुछ भी हो सकता है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो है 2536 डिग्री है सपोज है, तो उसको लोकेट करना कितना डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इसको इजियर बनाने का काम करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन को हम देखें तो या तो ये पहले क्वाड्रेंट में हो, भाई एक्स कामा वाई या तो फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा या थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा, और 4 क्वाड्रेंट के अलावा कोई पोजीशन नहीं हो सकती। तो एंगल को हम लोग मैक्सिमम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के हिसाब से, अगर हम पॉजिटिव साइड के हिसाब से चलें तो हम लोगों ने जैसा पढ़ रखा है कि अगर एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव मूव करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और अगर हम क्लॉकवाइज यानी इधर से चलते हैं तो निगेटिव मेथड करेंगे। तो हमें कुल मिलाकर के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन को अगर फर्स्ट और सेकंड थर्ड और फोर्थ में देखना है तो हमने एक तरीका बना रखा है। क्या तरीका है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज यानी जीरो से लेकर के, भाई इसका मिनिमम एंगल अगर ओपी को हम इधर ले आते रियल एक्सिस से ही बिल्कुल अलाइन कर दे तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री से लेकर के और यहाँ पे आएंगे तो 90, और इससे अगर और बढ़ते हुए 90 से अगर अधिक जाए तो हम कहाँ तक आ सकते हैं 180 तक। यानी एक काम हम लोग करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो हम पॉजिटिव में 0 से 180 में मेजर कर लेंगे, यानी जो हमारा ये एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, 0 से यहाँ पे 0 रेडियन है और यहाँ पर आ जाएंगे तो पाई। तो ऑब्वियस बात है कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो हम 0 से पाई में मेजर कर सकते हैं, सही बात है। और अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा थर्ड में या फोर्थ में, तो हम पाई से अधिक जा तो सकते हैं लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम इधर से नाप लेंगे क्योंकि इजी रहेगा। हम 0 से पाई में फर्स्ट सेकंड मेजर कर सकते हैं और इधर आ जाए, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यहाँ पे कहीं इस लोकेशन में, तो हम इधर से मेजर करेंगे और यहाँ से मेजर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कहाँ तक हम मेजर कर सकते हैं, 0 रेडियन से लेकर के हम इसी को माइनस पाई कह लेंगे, जहाँ पाई आएगा वहीं माइनस पाई भी आ जाएगा। 180 प्लस और 180 माइनस दोनों यही आएंगे निगेटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस में। लेकिन फर्क जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं 75 डिग्री, तो 75 डिग्री इधर होगा है ना, और -75 वो इधर होगा इस साइड में। क्योंकि अगर आपको कोई कहा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल 75 है तो मैं पूछ रहा हूँ रियल एक्सिस की पॉजिटिव साइड तो यही है, तो इधर से 75 हम इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। क्या कोई लिखा हुआ है क्या कि रियल एक्सिस से ऊपर एंटी क्लॉकवाइज ही जाएंगे? तो इसलिए कंसेप्ट हम लोगों ने डेवलप कर रखा है कि अगर एंटी क्लॉक मेजर करेंगे तो हम प्लस में बोलेंगे और क्लॉक में जाएंगे तो माइनस में बोलेंगे। तो जैसे ही हम -75 बोलेंगे आप जान जाएंगे कि रियल एक्सिस से इस साइड में मेजर किया जा रहा है और ये फोर्थ में जाएगा, और +75 बोल देंगे तो कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो कहीं भी हो मेजर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमने क्या काम किया है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + i y का प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए
तो ये जो है हमने एक केस लिया है जिसमें जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो वहां आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि tan थीटा की जो वैल्यू थी वो क्या थी, y बाई एक्स, वाई मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और x क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड। अब इसकी जगह कुछ भी हो तो हम क्या करेंगे कि भाई थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स बोले, चाहे tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड बोले। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड टू दी होल मॉड लगा, हालांकि होल मॉड लगा देना इसलिए यहाँ पॉजिटिव की जरूरत नहीं है, लेकिन हमेशा लगा करके रखने से फायदा होगा कि कभी भी सेकंड थर्ड या फोर्थ में होगा तो मॉड लगा के पॉजिटिव बन जाता है, उससे आपको डाउट नहीं होगा। तो यहाँ हमको ये कहना है कि अगर थीटा हम लिख लेंगे tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड तो एंगल आ जाएगा, और ये तो हम कर चुके हैं अभी पिछले केस में हमने किया। लेकिन अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो इसकी वैल्यू पाई से कम होगी, तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यही पॉइंट अगर x कामा y हम आपसे कहते हैं कि ये x जो है माइनस साइड में आ जाए, यहाँ आ जाए, ठीक, और y वही रहे, तो ये पॉइंट हमारा जो होगा, अब हम एक सेकंड के लिए इसको मिटा दे रहे हैं, ये जो पॉइंट है अगर मान लीजिए p डैश है लें और इसका कोऑर्डिनेट ये समझिए माइनस एक्स कामा वाई जैसा हो, तो आप बताइए अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ले लें सेकंड क्वाड्रेंट में, अभी सेकंड में आ गया, बताइए जरा इसका एंगल ये रियल एक्सिस से कितना बन रहा है, ये तो आप जानते हैं जितना एंगल ये थीटा होगा, क्योंकि माइनस एक्स कामा वाई अब मेरे इसका मिरर इमेज, जितना एंगल ये थीटा इधर से इधर उतना ही थीटा इधर होगा। टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 180, भाई यहाँ से यहाँ तक अगर आप आ जाए, हम इस ब्लैक कलर से बना लेते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा नाप लेते कितना होगा पाई, लेकिन अगर मैं ये वाला हिस्सा ना लूँ तो जो ये एंगल थीटा है जितना ये होगा उतना ये होगा, तो कितना बचा बताओ, पाई माइनस थीटा ही बचा ना, पाई में से थीटा निकालो, पूरे पाई में से थीटा निकालो, यही एंगल होगा ना इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। समझ में आया? तो बिल्कुल एकदम आसान है कि ये एंगल थीटा होगा, तो इधर अगर हम इसका इमेज ले लेंगे तो ये भी एंगल थीटा बताएगा, जैसे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बनता है, इधर भी थीटा इधर भी थीटा, तो इधर से नापना इधर से, क्योंकि आर्गुमेंट कहाँ से लिया जाता है, रियल एक्सिस के पॉजिटिव साइड से, तो जब एंगल नापोगे कितना होगा, थीटा कम कितने में से, पाई में से, पाई माइनस थीटा जाएगा। और बाकी थर्ड और फोर्थ एकदम इजी है। आप बताइए अगर इधर एंगल थीटा होगा, इसको हम नीचे की ओर ले लें, यही पॉइंट एक्स कामा वाई, तो ये वाला इधर पॉइंट आ जाएगा, तो जितना एंगल थीटा है उतना ही एंगल इधर भी होगा, लेकिन माइनस में होगा। तो करना कुछ नहीं, अगर फर्स्ट में थीटा तो फोर्थ में इसके नीचे माइनस थीटा, सेकंड में अगर पाई माइनस थीटा, जो मैं यहाँ पहले लिखा था, क्या लिखा था, पाई माइनस थीटा, तो फोर्थ में क्या होगा, माइनस करो पूरे का, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो क्या वैल्यू देगा, माइनस पाई माइनस माइनस प्लस थीटा, तो थीटा माइनस पाई नहीं हो जाएगा। अब देखिए कितना आसानी से हम लोग कर सकते हैं कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में आर्गुमेंट क्या होगा, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स वही थीटा की जगह उठा के रखिए। अगर सेकंड में होगा तो रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब x की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यानी y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। थर्ड में तो थर्ड इसके ठीक नीचे होगा, तो पाई माइनस थीटा पूरे का माइनस थीटा माइनस पाई, तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, थीटा माइनस पाई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा माइनस पाई, थीटा की वैल्यू कितनी है, वही tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ओवर रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस पाई, दोनों निगेटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव y भी निगेटिव, तो इसलिए रियल पार्ट भी निगेटिव इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव। अब फोर्थ में अब आ जाते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर फर्स्ट का जस्ट नीचे क्या है, फोर्थ, इसी से समझ लीजिए आप, जो उसके नीचे पहले ऊपर वाले का जो है निगेटिव कर दीजिए, तो माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ओवर रियल पार्ट ऑफ जेड। ये चीज अगर आपको मतलब मालूम है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप लोगों को प्रिंसिपल आर्गुमेंट पता होगा तो आप कर ले जाएंगे। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आपसे कोई बोल देता है 13:42 पे, तो एक बार आप सोचते हो 13 मतलब 12 बजेगा, फिर उसके बाद एक बजा तो 13, फिर 42 मतलब 1:42, तो हम लोगों ने क्या किया है कि AM PM में तोड़ दिया ना 24 घंटे को, 24 घंटे में 12 घंटे AM और फिर 12 घंटे इधर PM हम लोग मेजर करते हैं ना, 12 बजे दोपहर के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 12 बजता है रात के, फिर 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या, हम लोग यहाँ पर भी 360 को दो पार्ट में तोड़ दिए हैं, एक तो 0 से 180 पॉजिटिव और एक 0 से -180 नेगेटिव,
हो गया तुम्हारा 360 टोटल। अच्छा चलिए हम लोग अपने एक एग्जाम्पल पे आते हैं कि ऐसे मान लीजिए हमसे अगर पूछ लिया जाता है कि भाई आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट करें, तो हमें जैसा पहला पढ़ लिया है तो सब कर ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट केस में बताते हैं। हम आपसे कहते हैं फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ, पोलर फॉर्म और यूलर्स फॉर्म दोनों मतलब एक ही हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए हम लोग लिख लेते हैं z इज इक्वल टू -√3 माइनस ऑफ i। अगर हम इसका कंपैरिजन करें x प्लस आई वाई से, तो हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी है, -√3। ये निगेटिव है, यानी रियल पार्ट ऑफ z इसका निगेटिव है, यानी x के निगेटिव साइड में है। और अगर हम y की वैल्यू देखें तो y कितना है, y की जगह -1 है ना, तो -1 इज निगेटिव, या हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z निगेटिव है। तो आप मुझे बताइए कि ये किस कोऑर्डिनेट में होगा जिसका x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है। तो आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ है x निगेटिव y निगेटिव वैसे भी, और यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ये किस कोऑर्डिनेट में होगा, देयरफॉर इट लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, तीसरे चतुर्थांश में ऐसा होता है ना। तो ये याद रखने का तरीका क्या है कि कई बार एग्जाम में भूल सकता है, तो इस एग्जाम में भूल ना जाए इसके लिए तरीका ये है कि आप इस तरह से याद रखें, यहाँ थीटा फर्स्ट में और 180 में से कम रहेगा क्योंकि 180 से छोटा रहेगा पाई माइनस थीटा, तो एक पहले में इतना रहेगा, दूसरे में इतना, और तीसरा चौथा बिल्कुल पहले के नीचे क्या दिख रहा है बच्चों, फोर्थ। तो इसमें थीटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस थीटा, और सेकंड के नीचे क्या दिख रहा है, थर्ड। तो पाई माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा माइनस पाई। ये याद भी हो गया आपको। आप बताओ थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो क्या आर्गुमेंट यहाँ दिख रहा है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना है, थीटा माइनस पाई। देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू, थीटा मींस हमने आपको पहले ही बता दिया, थीटा में क्या करना है, थीटा माइनस पाई लिख दे रहे हैं। फिर अगली बार थीटा का मतलब वो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, कितनी वैल्यू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की, -1। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ भी निकाल चुके हैं, -1 अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, इसकी वैल्यू कितनी है, -√3 टू द होल माइनस पाई। अब हालांकि माइनस माइनस अपने आप कैंसिल आउट हो गए, tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू कितनी हुई, मतलब tan इनवर्स 1/√3 का मतलब 1/√3 tan थीटा पर कब मिलता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 30, यानी π/6 माइनस पाई। तो π/6 माइनस पाई की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, -5π/6। हो गया कि नहीं आर्गुमेंट ऑफ z। ये काम करना ज़्यादा थोड़ा सा समय लगता है, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। मॉड तो आप निकाल ही सकते हैं, अब मॉड जेड क्या होगा जरा बताइए। मॉड जेड तो सीधे से निकल जाएगा, क्या, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर यानी -√3 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ होल स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर इज √4 इज अगेन 2। बताइए अब देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, पोलर कोऑर्डिनेट तो आप यहाँ पे लिख ही सकते हैं। इसमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर कोऑर्डिनेट तो आप, चलिए हम बोल दिया मैंने, तो पोलर कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ। पोलर कोऑर्डिनेट होता है मॉड जेड कामा थीटा, और मॉड जेड कितना है 2 और थीटा कितना है -5π/6। हालांकि हमें पोलर फॉर्म चाहिए, तो पोलर फॉर्म तो आप लोगों को पता ही हो गया, क्या हो गया पोलर फॉर्म, z इक्वल्स टू मॉड जेड विद इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये चीज बैठ जाए दिमाग में। मॉड जेड की वैल्यू कितनी होगी 2, और cos -5π/6, cos माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है cos थीटा, तो हम केवल cos 5π/6 लिखेंगे, ठीक। और sin -5π/6 लिखेंगे तो sin माइनस थीटा कितना होता है -sin थीटा, तो -i sin 5π/6। ये हमारा पोलर फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। इसको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग इतना जानते हैं, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, sin माइनस थीटा sin थीटा, इवन और ऑड फंक्शन की वजह से। अगर यूलर साहब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यूलर साहब इसको लिखेंगे 2e की पावर i थीटा की जगह क्या लिखोगे
माइनस 5π/6, क्योंकि आपने आर्गुमेंट यहाँ लिखा है, ये वाला आर्गुमेंट लिखना माइनस 5π/6 है ना, क्योंकि जो है यहाँ पर आपने जो है 2 की पावर माइनस 5π/6 इसलिए लिखा क्योंकि यूलर्स फॉर्म में जहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा होता है उसको e की पावर माइनस i थीटा से एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये हमारा तरीका होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने का, जबकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे सेकेंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, उसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे भी डिफिकल्ट सिचुएशंस हमको मिल सकती है, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कर दिया जाए, रेशियो ले लिया जाए, या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी की कुछ पावर कर दी जाए। ऐसी सिचुएशन में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले समझना होगा कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, आपको कह दें कि आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने ऐसे कह दिया z अभी हम लिख रहे हैं ये ना, हमने लिखा -1 माइनस i√3 टू रेज पावर 5 इंटू 1 प्लस i की पावर 6 अपॉन, है ना, माइनस i प्लस √3 टू रेज पावर 2। ये लो, अब मैंने कह दिया ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम मॉड बताओ, आर्गुमेंट बताओ। अब कैसे करोगे, तो एक प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड तब बता सकता है जब उसमें x प्लस आई वाई दिखे। अब यहाँ x प्लस आई वाई दिख ही नहीं रहा, सब में कुछ पावर्स चढ़ गई हैं, कुछ डिवाइड हो गया है। तो पहले हम क्या करें, इसको x प्लस आई वाई में ले आए, और फिर वैसा करने पे कितना समय लग जाएगा आप सोच सकते हैं, और फिर उसके बाद उसका आर्गुमेंट निकालने का काम होते तो इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा कि फिर हमको दे दिया तो फिर ऑब्जेक्टिव में कैसे करेंगे। लेकिन बच्चों इसका एक बहुत ही सिंपल अप्रोच हम आपको बताएंगे, जैसे ही हम आपको ये बता देंगे कि मॉड की और आर्गुमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही आप इस तरीके के क्वेश्चंस को भी कर सकेंगे। लेकिन वो हम लोग अगले अपने लेक्चर में करेंगे। जय